अच्छा ठीक है, इसका ये तो ठीक है फॉन्ट ना, फॉन्ट वेरिएबल अच्छा शुरू हो गया। ठीक है सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह, सहायक आचार्य कालीचंद पीजी कॉलेज और इग्नू काउंसिल। प्रिय विद्यार्थियों, आज BH DLA 136 के अंतर्गत BA स्तर पर अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में हिंदी भाषा लेखन कौशल आपको पढ़ाया जाता है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान कैसे प्राप्त हो, व्यवहारिक जीवन में आने वाली तमाम तरह की चुनौतियों का समाधान वो हिंदी भाषा के माध्यम से कैसे करें, साथ ही साथ हिंदी का व्यवहारिक स्वरूप और साथ ही साथ उसका जो लेखन कौशल है वो एक विद्यार्थी के बीच में कैसे उत्पन्न किया जाए, कैसे पैदा किया जाए, इस पर विचार किया गया है, इसका प्रयास किया गया है। BH DLA 136 का पाठ्यक्रम 2 खंडों में विभक्त है। खंड 1 में कुल 5 इकाइयाँ हैं और खंड 2 में कुल 6 इकाइयाँ हैं। इस तरह से कुल 11 इकाइयों के मध्य इस पूरे पाठ्यक्रम को समेटा गया है। इस पाठ्यक्रम में जैसा कि इसके शीर्षक पाठ्यक्रम से ही भाषित है कि मुख्यतः हिंदी का जो व्यवहारिक स्वरूप है, किस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है, कैसे ध्वनियाँ शब्द में रूपांतरित होती है और शब्द किस प्रकार से वाक्य बनते हैं और वाक्य किस प्रकार से एक विचार के एक पूरे विचारधारा की अभिव्यक्ति करते हैं, इस पर विचार किया गया है। सर्वप्रथम हम खंड 1 के अंतर्गत आने वाली इकाइयों पर विचार करेंगे, जिसमें इकाई 1 शब्द संपदा और लोकोक्तियाँ हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हमारा प्रयास रहेगा कि शब्दों का महत्व क्या है, भाषा के सामाजिक स्तर और उसका जो मूल भेद है वो मुख्यतः क्या है, साथ ही साथ शब्दों का जो अर्थ है, पक्ष है, वो किस प्रकार से किसी शब्द का एक निर्धारित अर्थ व्यक्त होता है, इस पर विचार करेंगे। शब्द रचना किस प्रकार से होती है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करने से शब्द के अर्थ की जो सामर्थ्य है वो किस प्रकार से बढ़ जाती है, इस पर भी विचार करेंगे और इसे अपने विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करेंगे कि किसी शब्द का अर्थ किस प्रकार से महत्व रखता है और कैसे उसका अर्थ विभिन्न तरह के अर्थों में अपनी अभिव्यक्ति करने में सक्षम होता है। तो एक तरह से हम हिंदी भाषा में शब्द प्रयोग और उसके महत्व को जान सकेंगे आज के अध्ययन से। और इसके अलावा शब्दों के जो विभिन्न अर्थ हैं उसको जानकर उनका सही प्रयोग करना सीख सकेंगे। शब्दों की जो रचना है, शब्दों का निर्माण का जो प्रारूप है उसके बारे में अवगत हो सकेंगे। इसके अलावा मुहावरों और कहावतों के प्रयोग किस प्रकार से करें और उन प्रयोगों का महत्व क्या है, भाषा में उनका सही तरह से प्रयोग कैसे किया जाए, इत्यादि तमाम तरह की समस्याओं का समाधान आज के व्याख्यान से हो सकता है। इसलिए विद्यार्थियों, आज हिंदी का जो व्यवहारिक हिंदी है और उसमें लेखन कौशल की जो व्यवस्था है उससे आज हम लोग परिचित हो सकेंगे। तो सर्वप्रथम शब्द संपदा और लोकोक्तियों पर विचार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अवगत है कि भाषा में शब्द का सर्वाधिक महत्व है। शब्दों के माध्यम से ही किसी विचार को, किसी अवधारणा को व्यक्त करते हैं। शब्दों के माध्यम से ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने में सक्षम हो सकता है। शब्दों का इतिहास वास्तव में बड़ा रोचक है। शब्दों का अपना अर्थ होता है, हर शब्द का अपना अर्थ और उसका प्रयोग स्थान निर्धारित होता है और इन शब्दों से बने हुए वाक्यों का भी अपना अर्थ होता है, अपना महत्व होता है। वाक्य के अर्थ को हम तभी सही तरीके से समझ सकते हैं जब शब्दों की वाक्य संरचना से हम परिचित हों, और यह तभी संभव होगा कि जब हम उसके निर्माण प्रक्रिया से अवगत होंगे, तभी उसका सही तरीके से प्रयोग कर सकेंगे। तो इस इकाई के अंतर्गत हम
शब्द रचना और उसके अर्थ पर विचार करेंगे और इसके आगे की इकाई में वाक्य की रचना के संदर्भ में जो वाक्य का अर्थ है उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे और साथ ही साथ शब्द ध्वनियों से बनते हैं। जैसा कि हमारे विद्यार्थी आप जानते हैं कि ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ध्वनि स्वतंत्र रूप से एक ध्वनि होती है, लेकिन जब वो किसी अक्षर में परिवर्तित हो करके और एक शब्द का रूप ग्रहण करती है तो उसका एक विशेष अर्थ हो जाता है, विशेष महत्व हो जाता है और हम आज इसी महत्व पर ही विचार करेंगे। कई बार एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और इन शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग द्वारा हम अपनी बात को बेहतर तरीके से कहने का प्रयास करते हैं। तो अर्थों का लाक्षणिक अर्थ कैसे व्यक्त हो, कैसे हम उसको पहचान सकें और उस लाक्षणिक अर्थ को जानने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए, किन किन बातों का अध्ययन करना चाहिए, इस पर विचार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की भाषा की शब्दावली में उनकी उपस्थिति एवं वर्गीय जो हैसियत है उसके अनुसार भिन्नता होती है। जो जिस वर्ग से, जिस समाज से, जिस प्रदेश से जुड़ा हुआ विद्यार्थी होगा, पाठक होगा या भाषा का प्रयोगकर्ता होगा, उसकी भाषा में वो अर्थ, वो उसका स्वरूप भाषा का हमें दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पे जैसे एक डॉक्टर है और एक मजदूर है, तो दोनों की भाषा का एक स्वाभाविक अंतर होगा। दोनों हिंदी का प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन उनके मध्य जो स्वाभाविक अंतर होगा उसे हम सहज पहचान सकते हैं जब हम भाषा के निर्माण प्रक्रिया से परिचित होंगे। शब्दों के स्रोतों की जानकारी प्राप्त करके और भाषा में शब्दों का जो इतना बड़ा भंडार हमें उपलब्ध है, तो उससे हम जब अवगत होंगे तो उनका सही तरीके से अर्थ जान सकेंगे और जब अर्थ की समझ हम रखेंगे तभी उसका सही तरीके से हम प्रयोग कर सकेंगे। संस्कृति और प्रांतीय भाषाओं की जो शब्दावली है उस के अलावा हिंदी भाषा में जैसा कि हम जानते हैं कि फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, जापानी, फ्रांसीसी आदि शब्दों ने भी अपनी जगह बना ली है। तो हिंदी कहने से केवल हिंदी का बोध अवश्य होता है, लेकिन उसका अगर व्यवहारिक पक्ष देखें और शब्द भंडार जो हमारे यहाँ शब्द संपदा है, उसमें जो शब्द संकलित हैं वो कहीं न कहीं से चलन के माध्यम से हमारी आवश्यकताओं के द्वारा, आवश्यकता होने के द्वारा जो उसका प्रयोग चलन में आया, उसके द्वारा वो धीरे-धीरे संग्रहित होते गए और आज एक विपुल और बृहद शब्द भंडार, शब्दकोश जो हमारे पास शब्द संपदा उपलब्ध है, वो निश्चित रूप से बहुत समृद्धशाली है और इसके पीछे कहीं न कहीं उन अन्य भाषाओं का योगदान है, प्रदेय है, अवदान है, जिसे हम विस्मृत करके उसका सही मूल्यांकन और अध्ययन नहीं कर सकते हैं। हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो फ्रांसीसी भाषा से आए हुए हैं, जापानी, अंग्रेजी, तुर्की, फारसी, अरबी भाषाओं से आए हुए हैं, लेकिन वे इन भाषाओं के शब्द होते हुए भी वो इतना हिंदी में घुल मिल गए हैं, हिंदी के अपने स्वाभाविक अर्थ के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करने लगे हैं कि हम उनको हिंदी का ही समझते हैं और हिंदी का ही समझना भी चाहिए, क्योंकि हिंदी का जो शब्द भंडार है, शब्द संपदा है, वो तभी समृद्धशाली होगी जब हम अन्य भाषाओं से आई हुई शब्दों को हम ज्यों का त्यों अपना लें और उनका अपनी दिनचर्या में, अपनी शब्दावली में, अपनी भाषा प्रयोग में, अपने व्यवहारिक भाषा के माध्यम से आदान प्रदान विचारों के उनका प्रयोग करें, उनको स्वीकार करें, तभी एक भाषा समृद्ध होगी और भाषा का स्वाभाविक विकास संभव हो सकेगा। शब्दों के अलावा हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में भी हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आपस में बातचीत करते हुए हम जाने कितने मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। कई बार हम बहुत सतर्क होकर के उन मुहावरों का या लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से हमारे प्रयोग में, हमारे भाषा के व्यवहार में वो आ जाती है स्वाभाविक रूप से। इससे भाषा को कहीं न कहीं एक सशक्त और मजबूती प्राप्त होती है और भाषा की अपनी अभिव्यक्ति की सुंदरता व्यक्त होती है इन लोकोक्ति और मुहावरों के माध्यम से। तो भाषा की सुंदरता और जो महत्ता है वो बढ़ती है, उसके प्रभाव की क्षमता का विस्तार होता है। मुहावरे वास्तव में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, भाषा में इसका क्या महत्व है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों में मुख्यतः क्या अंतर है, इस पर भी विचार करेंगे। भाषा में इसका क्या महत्व है तथा लोकोक्तियों और मुहावरों में अंतर क्या है, यह एक विचारणीय बिंदु है
और इस इकाई के अंतर्गत हम शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं और शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब हम देने का आज के व्याख्यान में प्रयास करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि शब्दों का महत्व। किसी भी भाषा में शब्दों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि शब्द के माध्यम से ही किसी भाषा की पहचान बनती है। हमारे विचारों के व्यक्ति का एकमात्र माध्यम है शब्द। जो जितना अधिक शब्दों से समृद्ध होगा, जिसके पास जितना अधिक शब्दों का ज्ञान होगा, शब्द अधिक से अधिक कंठस्थ होंगे, वो उतनी ही सुंदर भाषा के व्यक्ति का माध्यम बन सकते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम जानने का प्रयास करेंगे कि शब्दों का एक भाषा में महत्व क्या है, उनका उपयोग क्या है, और विशेष रूप से हिंदी भाषा में अगर हम देखें तो व्यवहारिक हिंदी रचना कौशल के रूप में इन शब्दों का क्या वैशिष्ट है, क्या महत्व है, इस पर विचार करेंगे। ये विद्यार्थियों, भाषा की ध्वनि हमारे विचारों की वाहक है, विदित है, इससे हम लोग अवगत हैं। लेकिन जब हम ध्वनियों से अर्थ प्रकट नहीं कर सकते, जब तक वह ध्वनि किसी सार्थक रूप में ना अपना रूप अपनाए, जैसे आ, का, ता आदि ध्वनियाँ हैं, लेकिन ये सार्थक ध्वनियाँ नहीं कही जा सकती हैं जब तक इनमें इनसे कोई किसी अर्थ का बोध नहीं होता हो, जब तक किसी अर्थ का हमें इससे ज्ञान में प्राप्त होता हो, तब तक कोई निरर्थक ध्वनि हमारे सामने होती है। भाषा के अर्थ का जो वाहक है वो शब्द होता है, और जो मुख्यतः ध्वनियों से बनता है। जैसे आम शब्द कहने पर हमारे मन में एक वस्तु का बोध होता है। आम शब्द में आ और माँ दो ध्वनियाँ हैं। इसी तरह कुछ ध्वनियों के योग से बनने वाले शब्द भाषा में अर्थ के वाहक होते हैं। भाषा के शब्द समाज सापेक्ष होते हैं, अर्थात हम कहने पर हिंदी भाषा एक विशेष वस्तु का अर्थ ग्रहण करती है, लेकिन एक शब्द का अर्थ चीनी भाषी या इतावली भाषा के लिए यही अर्थ हो या आवश्यक नहीं है। यानी कि ध्वनियाँ लगभग समय एक जैसी दिखती हुई, प्रतीत होती हुई भी, जब वो शब्दों का रूप ग्रहण करती है और उनमें अर्थ ध्वनित होने लगता है, तो ये आवश्यक नहीं है कि एक प्रकार की ध्वनि का एक शब्द में रूपांतरित होने के बाद जो अर्थ एक श्रोता ग्रहण करता है वही सभी भाषाओं में ग्रहण करता हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि उन लोगों के पास इसी वस्तु के लिए अपना शब्द होगा, उनकी भाषा की ध्वनियों में निर्मित होगा, तभी उसका अर्थ वो ग्रहण कर पाएगा। कहने का आशय यह है कि एक समाज के सभी लोग जो एक भाषा बोलते हैं, भाषा के शब्दों के निश्चित अर्थ से परिचित हों और वह इस अर्थ को उच्चारण से दूसरों तक पहुंचा सकते हों और उनके उच्चारण के निश्चित अर्थ ग्रहण कर सकते हों, तभी वो एक सार्थक भाषा के रूप में उस शब्द की उपयोगिता होगी, उस शब्द का महत्व होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा के शब्दों की अपनी एक विशेषता होती है, अर्थयुक्त होता है। जैसा कि ऊपर हमने चर्चा की कि जिस प्रकार आम शब्द का अपना अर्थ है जो हिंदी भाषी समाज में जाना जाता है, लेकिन यह अर्थ इस शब्द में कहाँ से आया, क्या लाभ या काम कहने पर हमारे मन में कोई अर्थ निकलता है? जिस फल को हम आम कहते हैं, क्या उस फल के किन्हीं गुणों के साथ इन ध्वनियों का संबंध है? शायद नहीं है, क्योंकि हमने खुद कहा था कि हर भाषाई समुदाय अपने ढंग से अर्थ ज्ञात करने के लिए शब्दों का व्यवहार करता है। यानी कि शब्दों उस भाषी समुदाय के शब्दों के व्यवहार करने के ऊपर ही उस शब्द का अर्थ आधारित है, टिका हुआ है। जिस तरह के समुदाय में उस शब्द के अर्थ का जिस अर्थ में प्रयोग होता होगा, वही अर्थ उससे उसके व्यवहार करने से ग्रहण होगा। जिस फल को हिंदी में आम कहा जाता है उसे तमिल में महंगाई कहते हैं और अंग्रेजी में उसी को हम मैंगो कहते हैं। तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी शब्द में आने वाली ध्वनियों का शब्दों के अर्थ के साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता है। ज्ञात अर्थ के लिए समाज कोई शब्द निश्चित कर देता है और उस शब्द के अर्थ के साथ जुड़ जाता है और वही अर्थ फिर श्रोता उसका ग्रहण करने लग जाता है। यह संबंध स्वाभाविक नहीं होता है, बल्कि समाज द्वारा आरोपित होता है। और कहने का आशय यह हुआ कि शब्दों का जो अपना अर्थ है
वह अपना स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है, वो एक भाषाई समुदाय द्वारा निर्धारित किया हुआ अर्थ ही उसके अवचेतन में विद्यमान होता है। जैसे ही उस शब्द का उच्चारण किया जाता है, तो उसकी पूरी एक श्रृंखला उसके अवचेतन में विद्यमान होती है और वो उसका अर्थ उसके सामने प्रकट हो जाता है, व्यक्त हो जाता है। वस्तु और शब्द के इस संबंध को हम लोग यादृच्छिकता कहते हैं। यादृच्छिकता का अर्थ है कि इच्छा आरोपित अर्थ, यानी कि यह देखा जाता है कि शब्द और अर्थ का संबंध ऐतिहासिक विकास के साथ हालांकि परिवर्तित होता रहता है। जैसे संस्कृत में उदाहरण के तौर पर मृग शब्द है, तो एक समय में इसे पशु या जानवर के लिए यह शब्द प्रयोग होता था, सिर्फ हिरण के लिए नहीं होता था मृग शब्द का प्रयोग अपने प्राथमिक रूप में। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि मृग का अर्थ हिरण हिरण लेते हैं। इस बात को आप मृगराज शब्द से समझ सकते हैं, जहाँ सिंह को पशुओं का राजा कहा गया है। इसी तरह से शिकार के लिए मृगया शब्द का प्रयोग करते हैं। मृगया का आशय है हिरण का शिकार नहीं, सभी जंगली जानवरों का शिकार। तो मृगया से जो मृग का शिकार नहीं, यानी कि सभी जितने भी प्रकार के जंगली जानवर है उनके शिकार करने को मृगया शब्द अपने समय में स्वाभाविक रूप में व्यावहारिक रूप में चलन में था। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। इस प्रकार जैसे आम शब्द का अर्थ सूचित करता है, मेघ शब्द एक विशेष अर्थ का सूचक है। वस्तुओं के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों से उन वस्तुओं के अर्थ अस्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन भाषा में हम हमेशा वस्तुओं के लिए ही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग गूढ़ विचारों को भी शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे स्वतंत्रता शब्द हम लोगों के लिए बहुत ही परिचित सा लगता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी इस अर्थ को सहजता के साथ ग्रहण कर लेता है। उसके लिए राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय व्यक्ति, स्वच्छंदता और दंडता आदि शब्दों के अर्थ को ग्रहण करना कठिन कार्य है। जब व्यक्ति बड़ा होता है, शिक्षित होता चलता है, तो वह ऐसे विचारों को समझकर इन शब्दों के माध्यम से उसे ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़े लिखे लोग ही गूढ़ या सूक्ष्म विचारों के अभिव्यक्ति करते हैं। कम पढ़े लिखे लोग भी या जो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, ऐसे लोग भी समाज में कई सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करते हैं और अपनी भाषा में उनके अभिव्यक्ति देते हैं। इन शब्दों का मूल शब्दों का प्रयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए परंपरागत शिक्षा की अनिवार्यता नहीं है। कबीर जैसे अनेक महापुरुष इसके प्रमाण हैं। और अक्षर ज्ञान और परंपरागत शिक्षा से वंचित कबीर ने सामाजिक व्यवहार और अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर दर्शन और धर्म के गूढ़ रहस्यों को सफलतापूर्वक अपनी वाणी में अभिव्यक्त किया था। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत शिक्षित होने के बाद भी हम शब्दों के उस गूढ़ अर्थ को प्रयोग में ला सकते हैं। कहीं न कहीं से शब्दों का अर्थ समाज या समुदाय और उस भाषिक समुदाय द्वारा निर्मित होता है। और जो भी चैतन्यता से या सतर्कता से समाज की उस व्यवस्था से गुजर रहा होता है, उस व्यवस्था में जी रहा होता है, वो ऐसे गूढ़ शब्दों का प्रयोग करना समझ लेता है, प्रयोग करने में सक्षम हो सकता है और अपनी भाषा में उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा न केवल दृश्यमान जगत से संबंधित वस्तुओं के बारे में अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि भाषा विचारों के अभिव्यक्ति का भी साधन है। विचारों के अभिव्यक्ति की शिक्षा हमें समाज से मिलती है और समाज को यह अभिव्यक्ति पूर्व की जो पीढ़ियां हैं उससे प्राप्त होती है। यानी कि भाषा समाजगत व्यवस्था है। समाज के द्वारा एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से समझते हुए प्रकारांतर निरंतर उनका उपयोग करती है, उनका प्रयोग करती है और उसके वैशिष्ट्य से परिचित होती है। इसी को हम उस समाज की वैचारिकता कहते हैं। जब हम लोग समाज से भाषा अर्जित करते हैं तो उसके साथ ही उसकी वैचारिकता को भी अर्जित करते हैं। अतएव भाषा शब्दों के माध्यम से केवल अर्थ की अभिव्यक्ति मात्र न होकर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक, ज्ञान विज्ञान की विभिन्न उपलब्धियों की अभिव्यक्ति की एक तरह से आधारशिला होती है। हमारे लिए महत्वपूर्ण सामाजिक विरासत जैसी है भाषा, और इस विरासत को हम निरंतर तभी आगे की पीढ़ियों को सौंप सकते हैं
जब हम स्वयं उसकी महत्ता को समझ सकते हो, भाषा को सही तरीके से समझने के साथ साथ उसे लिखने के रूप को भी सीख सकते हो, सीखने का प्रयास करते हो और उसका सही तरीके से, सटीक तरीके से उपयोग करने में अपने आप को सक्षम बना पाते हो। तो इस प्रकार से भाषा कि व्यक्ति का जो माध्यमिक शब्द है और ये आवश्यक नहीं है कि उसे अधिक पढ़ करके या अधिक विद्वता के साथ ही हम उसका सतर्कता से उपयोग कर सकते हैं। इसे कोई भी संवेदनशील व्यक्ति, कोई भी सतर्क व्यक्ति इसका सही तरीके से समझ अपने भीतर विकसित कर सकता है, इसका उपयोग कर सकता है। उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने कबीर को देखा कि कबीर जैसे महान कवि ने किस प्रकार से एक सशक्त भाषा का प्रयोग अपनी कविता में, अपने दोहों में, दोहों के माध्यम से किया है और अपने गुणतम चिंतन को उन्होंने अपनी उस व्यवहारिक भाषा के माध्यम से व्यक्त करने में सफलता प्राप्त की है। अब हम बात करते हैं कि भाषा का जो सामाजिक स्तर है उसमें विभिन्नता क्या है, उसका भेद क्या है, इस पर विचार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने शब्दों के बारे में जो चर्चा की उसमें सामाजिक स्तर भेदों को नहीं लिया है और न ही प्रयोग के स्तर पर शब्दों के बारे में जो चर्चा की उसमें कोई भेद किया है, लेकिन उसकी महत्ता की बात अवश्य की है। हमने देखा कि जो बचपन के दोस्त बातचीत में बे, अबे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि औपचारिक चर्चा जैसे स्कूल हुआ, दफ्तर हुआ या कोई भी ऐसा औपचारिक स्थान जहाँ पर हम भाषा का भिन्न प्रकार से प्रयोग करते हैं, हम भाषा के विशेषकर शब्दों की सृष्टि से भाषा के दो स्पष्ट स्तर पहचान सकते हैं, जैसे औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा। घरेलू बातचीत हुई या दोस्तों के साथ वार्तालाप है या पिता के साथ, भाई के साथ, पुत्री के साथ हमारी बातचीत वार्ताएं हैं, वो एक अनौपचारिक भाषा के औपचारिक भाषा का हम लोग वहाँ प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम सोसाइटी में होते हैं, कार्यालय में होते हैं या विशिष्ट विषयों पर परिचर्चा कर रहे होते हैं या इस प्रकार से व्याख्यान दे रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम हमारी जो भाषा है वो औपचारिक होती है, जिसमें शब्दों का प्रयोग अत्यंत सावधानी के साथ करना पड़ता है। यानी कि अनौपचारिक भाषा में हम बिना संकोच के, बिना भेदभाव के, बिना अधिक सतर्क हुए भाषा का प्रयोग करते चलते हैं, जिसमें बहुत सरल तरीके से जो भी विचार हमारे मन में आता है हम उसे जैसे भी सही शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते जाते हैं। लेकिन जब हम किसी स्थान विशेष पर होते हैं और वहाँ पर हमें औपचारिक भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है और दोनों दोनों भाषाओं के मध्य जो अंतर विद्यमान है वह स्पष्ट दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पेशों और व्यवसायों में भी हम देखते हैं कि हमारी भाषा में काफ़ी अंतर होता है, जिसकी शब्दावली व्यवसाय से व्यवसाय विशेष से जुड़ी होती है। जैसे एक कक्षा में जो प्राध्यापक की भाषा है वो अनौपचारिक भाषा से या सामान्य बातचीत की भाषा से बिल्कुल भिन्न होगी। वहीं पर हम देखते हैं कि व्यापारियों की जो भाषा है, मजदूरों की जो भाषा है, उनमें भी काफ़ी भिन्नता होती है, काफ़ी भिन्नता ली होती है और उनके अंतर को हम आसानी से पहचान सकते हैं। सामाजिक स्तर पर भेद के संदर्भ में हम भाषा और उसमें शब्दों के कुछ विशिष्ट रूपों को भी आसानी से पहचान सकते हैं। अनपढ़ लोगों की जो बोली होगी, मिश्रित भाषा प्रयोग उनके शैक्षिक स्तर का परिचायक होती है। कुछ लोग स्लैंग लैंग्वेज या अवभाषा या वंश भाषा का प्रयोग करते हैं, जो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। कुछ पेशों के व्यक्ति दूसरों से छिपा कर अपनी बात कहना लाजमी समझते हैं। ऐसे लोगों के कहने का उद्देश्य होता है कि उनकी जो भाषा है वो गुप्त तरीके से व्यक्त हो सके, ताकि उनके अलावा जिनके बीच में उनकी वार्ता हो रही है उनके अलावा उस भाषा का अर्थ कोई और न समझ सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं और बहुत गुप्त भाषा का भी प्रयोग होता है। इसकी भी जो शब्दावली है वो सामान्य भाषा से बिल्कुल भिन्न होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक भाषा के बीच में भी काफ़ी भिन्नता होती है और इनके प्रयोग में भी काफ़ी विभिन्नता दिखाई देती है। हम उदात्त कथनों की बात करें तो जैसे हमने किसी प्रियजन जब हमारे बीच नहीं होता है तो हम सामान्य शब्दों में नहीं कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है या हम ऐसा कहने में अपने आप को सहज नहीं महसूस करते हैं। तो इस स्थिति में हम किसी मृत व्यक्ति के प्रति आदर सूचित शब्दों का ही प्रयोग करते हैं जो अधिक
सुसंस्कृत शब्दों के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे वे दिवंगत हो गए या उनका स्वर्गवास हो गया या उनका देहावसान हो गया इत्यादि शब्दों को हम प्रयोग में ले आते हैं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग इस रूप में करना हमारे लिए सहज लगता है। बल्कि उनकी मृत्यु हो गई ये कहना काफी घातक है। यानी कि मनुष्य अपनी संवेदना के अनुसार ऐसे शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहता है जो कहीं न कहीं अशुभ का संकेत है, जो कभी न कहीं दुखदायी है, जो कहीं न कहीं मन के अवचेतन में एक आहत के रूप में आहत शब्दों के रूप में विद्यमान है। तो उनके अर्थों के प्रयोग से भी हम लोग बचते हैं। उनकी जगह पर कुछ उदात्त शब्दों का प्रयोग करने का चलन है, हिंदी में भी है और हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में भी यह प्रकृति दिखाई देती है। इस प्रवृत्ति को हम क्या कहें, भाषा विज्ञान में इसे उदात्त कथन कहते हैं। और इसी तरह ये किसी के पति का देहावसान हो जाता हो या किसी की विधवा होने की स्थिति में जब माँ का सिंदूर पूछ जाता है, पूछना पड़ता है, या सुहाग को जोड़ने जैसे शब्दों के मुहावरों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों का में हम अमंगल को समान व्यवहार के शब्दों से भिन्न शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं, क्योंकि अमंगलकारी जो शब्द है उनके प्रयोग से कहीं न कहीं हम बचते हैं, या हमारा स्वभाव ये इन शब्दों का प्रयोग करना हमारे लिए सहज नहीं लगता है, सरल नहीं लगता है। इसी प्रकार से मृत्यु हुए, वैधव्य और आदि अशुभ अप्रिय स्थितियों की शिष्ट या उदात्त अभिव्यक्ति होती है इन शब्दों से, और हम उन्हीं का प्रयोग करते हैं। मनुष्य अमंगलकारी घटनाओं या उनके वाचक जो मूल शब्दों से बहुत प्रयोग से बहुत डरता है। इन शब्दों को अपनी जुबान पर लाने से कतराता है। इसी कारण कई शब्दों के स्थान पर उदात्त शब्दों का प्रयोग हमारे चलन में दिखाई देता है, दृष्टिगत होता है, जिनसे अमंगल भाव कम हो सके। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी को किसी का हमने बताया कि मौत हो जाए या किसी को चेचक निकल आता हो, तो हम लोग उसके लिए बोलते हैं चिकन पॉक्स, कोई अंग्रेजी में प्रयोग करता है। या माता जो निकल आई है, शीतला माता का उदय हुआ है, इस तरह के शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम उदात्त शब्दों के प्रयोग की तरफ उन्मुख होते हुए दिखाई देते हैं ऐसी स्थिति में, जब शब्दों के उस कठोर या आहत शब्दों के प्रयोग से या ऐसे शब्द जो कहीं न कहीं से हमें डराते हैं, हमारे लिए अशुभ का वाहक होते हैं, उनके प्रयोग से हम बचते हैं। ऐसे शब्दों के संदर्भ में भाषा प्रयोग की परिस्थितियों के अनुसार शब्दों के अर्थ परिवर्तन में हमें देखने को मिलते हैं। आमतौर पर महिलाओं की जो कांच की चूड़ियाँ हैं टूट जाती हैं, तो उन्हें चूड़ी टूटना नहीं कहते हैं सहज बातचीत में या आम बोलचाल की भाषा में, क्योंकि यह भी वैधव्य या संकट के संदर्भ में मंगल कारक नहीं होता है। बल्कि चूड़ी मोल जाना कहते हैं। इसी तरह दुकान बंद करना या दुकान बंद कर देना हम लोग प्रयोग में नहीं करते हैं। हम उदात्त शब्द का यहाँ पर प्रयोग करते हैं कि दुकान बढ़ा दीजिए, बत्ती बुझाना नहीं ना कह करके हम बत्ती बढ़ाना कहते हैं। कहीं न कहीं बढ़ाना शुभ का संकेत है और बुझाना अशुभ का वाहक है। इस प्रकार से अशुभकारी वाहक शब्दों के प्रयोग से हम सदैव बचने का प्रयास करते हैं, और भाषा में ये प्रयोग या चलन हमें हर जगह दिखाई देती है। हमें इससे भी परिचित होना चाहिए, तभी हम इनका सहज गुणवत्तियों या मुहावरों के रूप में इन शब्दों का सटीक प्रयोग कर सकेंगे। ये विद्यार्थियों, उदात्त कथन केवल अमंगल सूचक प्रयोगों से बचने के लिए नहीं होता है, अभद्रता दूर कर शिष्टता लाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। सभ्य समाज में बैठे हुए हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम जैसे टॉयलेट जा रहे हैं या पेशाब करने जा रहे हैं, संकेत से हम बाथरूम का रास्ता पूछते हैं या संकेत से कहते हैं कि हमें लोक शंका के लिए जाना है, इत्यादि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। कहीं न कहीं वो शिष्टता की भी श्रेणी में आता है। बच्चों के संदर्भ में भी हम इसी बात या अन्य ढंग से विवरण देते हैं। बच्चों में बिस्तर गीला कर दिया। रोचक बात यह है कि उदात्त कथन भी अधिक चलन में आकर अशोभनीय बन जाता है। जैसे पा खाना शब्द का अर्थ है पैर रखने की जगह से इसका आशय होता था, लेकिन यह शब्द भी अब अभद्र हो गया है। इसी तरह से जो मूलतः पक्षियों से बनी हुई एक आड़ को सूचित करता था, टट्टी जाना का अर्थ है टट्टी की आड़ में नृत्य के लिए जाना होता था, लेकिन अब यह शब्द भी अशुभनीय की श्रेणी में आने लगा है, क्योंकि इनका चलन इतना इस स्तर तक होने लगा
कि वह अपना मूल भाव खो करके और वो जिस भाव के रूप में प्रयुक्त हो रहा है उसी अर्थ में वो अपने व्यक्ति देने लगा है, तो वो भी अशोभनीय शब्दों की श्रेणी में आ गया है। तो भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि कहीं न कहीं शब्दों के चलन के ऊपर जब एक भाषिक समुदाय भाषिक समुदाय द्वारा एक शब्द विशेष का प्रयोग जब इस तरह से होने लगता है कि वह मूलतः अपने पूर्वार्थ को खो करके और अपने वर्तमान या मूल अर्थ में ही वो व्यक्त होने लगता है, तो कहीं न कहीं अशोभनीय अर्थ को ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके प्रयोग से फिर जो प्रयोग करता है वो बचने का प्रयास करता है, उसकी जगह पर वह उदात्त शब्द का प्रयोग करना बेहतर समझता है। इसी तरह से शरीर के अंगों के लिए हम उदात्त शब्दों या विज्ञान के शिष्ट पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कम अशोभनीय होते हैं, और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना हम अधिक अच्छा समझते हैं। तो ये तो केवल हम उन शब्दों पर दृष्टिपात कर रहे हैं जो कहीं न कहीं से हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से टट्टी शब्द का प्रयोग हम देखते हैं कि टटिया लगा देना या आड़ कर देना या किसी चीज से उसको ढक देने के अर्थ में ही प्रयोग होता था। लेकिन कालांतर में जब वह शब्द अधिक से अधिक प्रयोग होने लगा तो अपने मूल अर्थ को खो करके वो जिस अर्थ में प्रयोग हो रहा है उस अर्थ को अधिक व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह अशोभनीय अर्थ को की श्रेणी में आ जाता है और उसके प्रयोग करने से हम फिर बचने लगते हैं। तो शब्दों के अर्थ के परिवर्तन की यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है कि इस समय जो भाषा है वो समाज सापेक्ष है। जिस प्रकार का समाज होगा, जिस प्रकार का व्यक्ति का परिवेश होगा, उसी प्रकार की शब्दावली उसके भीतर उत्पन्न होगी, उसी प्रकार की शब्दावली का वह प्रयोग करेगा। और ऐसी स्थिति में उन शब्दों का जो मूल अर्थ है यानी भिन्न अर्थ उनका प्रयोग होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में उदात्त शब्दों का चलन हम देखते हैं कि अधिक होने लगता है, अशोभनीय शब्दों से बचते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं से ये भाषा को ही समृद्धशाली बनाते हैं, भाषा को उसके विकास में, उसके उत्तरोत्तर विकास में विस्तार को उन्मुख करते हैं। इसलिए इन शब्दों का भी अपना महत्व है, अपना इनका वैशिष्ट है, और इस वैशिष्ट को भी समझ करके ही भाषा का हम सही अर्थ जान सकेंगे और उनका सही तरीके से प्रयोग कर सकेंगे। शब्दों के जो विभिन्न स्रोत हैं, शब्द भंडार है, उन पर भी विचार आवश्यक है कि शब्द विभिन्न तरीके से हमारे शब्दकोश में आते हैं। शब्द भंडार बड़ा होने में, समृद्धशाली होने में काफ़ी लंबा समय या लंबी यात्रा करने के बाद ही एक शब्दकोश भाषा की जो शब्द संपदा है वो समृद्ध होती है, यह हमें विचारणीय है। भाषा में जो शब्द है वो आखिर कैसे बने हैं, ऐसे शब्द शब्द कैसे आए हैं, इसकी जानकारी भी हमारे लिए आवश्यक होती है। हिंदी भाषा जैसा कि हम जानते हैं संस्कृत भाषा से उद्भूत हुई है, अतः इसमें संस्कृत के अनेक शब्द होना स्वाभाविक है। कुछ शब्द हिंदी भाषी समाज ने व्यवहार द्वारा विकसित किए हैं। यह भाषा उर्दू के माध्यम से, अरबी फारसी के शब्दों से भी समृद्ध हुई है। अंग्रेजों के शासनकाल में समय भी इस भाषा में सैकड़ों शब्द अंग्रेजी से आए, उनका प्रयोग हम आज भी बड़े स्वाभाविक तरीके से करने लगे हैं। जिस तरह एक नदी में विभिन्न तरह के स्रोतों से जल आकर मिलता है और नदी का विस्तार होता है, उसी तरह से विभिन्न स्रोतों से आने वाले शब्दों या शब्द भाषा को समृद्ध करते हैं, भाषा को समृद्धशाली बनाते हैं। हिंदी भाषा के शब्द भंडार के लिए भी हम उन विभिन्न स्रोतों पर चर्चा करेंगे, जिस स्रोतों के माध्यम से हिंदी का जो शब्द भंडार है वो काफ़ी विशाल हुआ, काफ़ी समृद्धशाली हुआ। यदि हम हिंदी भाषा के शब्द स्रोतों पर बात करें, शब्द भंडार के स्रोतों पर बात करें, तो सबसे पहले हम 4 बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि विदित है कि शब्द मुख्यतः तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के रूप में जाने जाते हैं। कुछ शब्द तत्सम हुए हैं जो कहीं न कहीं से तत् माने वह, सब माने समान, यानी कि जो उसके समान हो, किसके समान हो, संस्कृत भाषा के समान हो, संस्कृत मूल रूप में हो। यानी कि ये विद्यार्थी, जैसा कि हमने बताया कि हिंदी का जो उद्भव है, हिंदी मूलतः कहीं न कहीं से संस्कृत से उद्भूत हुई है। स्वाभाविक है कि उसमें अधिकांश जो शब्द है
वो संस्कृत भाषा के हैं। इसीलिए हिंदी में ऐसे शब्द जो तत्सम है, यानी कि उसी के समान है, यानी कि संस्कृत भाषा के मूल अर्थ में जिनका प्रयोग होता है, जो शब्द सीधे संस्कृत से आए हुए हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत के इस्तेमाल वाले सारे शब्द तत्सम शब्द की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के तौर पे बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, निराशा, आशा, सत्य, मैत्री, व्यवस्था, जल इत्यादि शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हिंदी के सारे शब्द तत्सम शब्द यथावत नहीं लिए गए हैं, बल्कि उनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो गया है। संस्कृत शब्द बालका का विसर्ग हट गया है हिंदी में। पुस्तकम शब्द का माँ विलुप्त हो गया है, अर्थात तत्सम शब्द का मूल संस्कृत शब्दों के रूप से किंचित परिवर्तन के बाद ही हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। यानी कि जिनमें किंचित परिवर्तन है, जैसे बालका है, बालका में विसर्ग हटा करके बालक को ग्रहण कर लेते हैं। पुस्तकम है, पुस्तकम में माँ को हटा करके हम पुस्तक को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्दों की श्रेणी में रखते हैं और उनमें किंचित परिवर्तन करते हुए उनका हिंदी में प्रयोग स्वीकार करते हैं। छोड़े गए चिन्ह संस्कृत के शब्दों के वचन या लिंग के सूचक होते हैं। हिंदी में वचन और लिंग के सूचक दूसरे चिन्ह हैं, इसलिए ये चिन्ह हिंदी में छोड़ दिए गए हैं। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं तत्सम शब्दों की, तद्भव शब्दों की। तत् का अर्थ है वह और भव का अर्थ है उत्पन्न होना, अर्थात ये वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ उत्पन्न हुए, लाए गए। तद्भव शब्द भी संस्कृत मूल के ही है, लेकिन मूल रूप में लिए गए शब्द नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक क्रम में बदलते हुए रूप में हिंदी में आए हैं। जैसे एक शब्द का हम उदाहरण रखते हैं कि कर्म है। कर्म है, कर्म से कर्म का अगर पिछला रूप देखें तो काम में मिलता है, काम के और पीछे संस्कृत शब्द के रूप में जाए तो हस्त शब्द का प्रयोग मिलता है या उसी का हाथ हो जाता है। तो हस्त का हाथ और कर्म का काम, ये इसके पूर्व रूप है और जिनके विकास प्रक्रिया के तहत तद्भव शब्द को अपना लेते हैं। संस्कृत भाषा के बाद उसमें क्रमशः पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाएं भी बनी हुई है। इन भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन या उच्चारण की भिन्नता के कारण शब्द के रूप भी बदल दिए गए हैं। हिंदी सच संस्कृत शब्द से बना हुआ है, लेकिन यह परिवर्तन अचानक एक दिन में नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे कालांतर में इनमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन के क्रम को हम कुछ उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जैसे सत्य है, पाली प्राकृत में इनका रूप जो हमें मिलता है, पाली में मिलता है सत्य का, सत्य मिलता है, और वही प्राकृत भाषा में उसका रूप देखते हैं पाली के बाद प्राकृत भाषा में, तो उसमें सच मिल जाता है और वही हिंदी में आकर के सच हो जाता है। तो हम देखते हैं कि शब्द एक ही है और तद्भव शब्दों की जो विशेषता है वो ये है कि एक लंबे कालखंड में उन शब्दों के प्रयोग के आधार पर उनमें जो परिवर्तन होता रहता है, वो मूल रूप उसका न रह करके उसका एक परिवर्तित पूर्णतः परिवर्तित रूप हमारे सामने आता है। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द, यानी कि जो उन्हीं शब्दों के कहीं न कहीं आधार पर आंशिक रूप से ही सही उत्पन्न हुए होते, भाषित होते हैं या हुए होते हैं, ऐसे शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। इस प्रकार बदलते हुए शब्दों को ही हम तद्भव कहते हैं। उच्चारण के लिए देखेंगे तद्भव और जो तद्भव और तत्सम शब्द हैं उनके कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे तत्सम शब्दों की श्रेणी में हम देखें कि सूर्य है, उसका तद्भव रूप हो जाएगा सूरज। इसी प्रकार से चंद्र का तत्सम है, चंद्र तत्सम का तद्भव रूप है वो चांद शब्द के रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार से वर्षा शब्द तत्सम है और इसी का आम चलन में बोलचाल की भाषा में हम लोग वर्षा शब्द का प्रयोग होते पाते हैं। सर्प है, इसका हम लोग सांप के तौर पे अधिक चलन में आम बोलचाल की भाषा में देखते हैं। आम्र है, आम्र की जगह पर तद्भव शब्द बहुत चलन में है और हिंदी का अत्यधिक निजी शब्द के तौर पर प्रयोग होता है। जैसे आम है। इसी प्रकार संध्या का साँझ
करपट का कपड़ा, और वृद्ध का बूढ़ा, और मयूर का मोर, हस्त का हाथ इत्यादि जो तत्सम से तद्भव शब्दों का रूप हमें दृष्टिगत होता है। कुछ विद्वानों ने तत्सम और तद्भव के जो संस्कृत शब्द से अलग शब्द का अर्थ है तत्सम वर्ग की श्रेणी को वो स्वीकार करते हैं, जैसे करम, धर्म, चंदर आदि है। लेकिन इन्हीं भी तद्भव वर्ग में ही स्वीकार करना उचित जान पड़ता है। तो हमने देखा कि तत्सम तद्भव शब्द कहीं न कहीं से भाषा के शब्द भंडार को समृद्धिशाली बनाते हैं, और इन शब्दों के माध्यम से तद्भव और तत्सम के माध्यम से हम किसी भाषा की, खास करके जो हिंदी भाषा है उसके शब्दकोश को, उसकी शब्द संपदा को समृद्ध बनाते हैं। इसी रूप में देशज शब्दों की बात करें तो देशज शब्द वही शब्द है जिनका स्रोत में ज्ञात नहीं होता है। देश जा यानी जा से उत्पन्न होना, ऐसे शब्द जो उत्पन्न हुए हैं कहाँ से, किस रूप में हुए, उनका हमें पता नहीं होता है। ये न संस्कृत के मूल शब्द हैं, न बाहरी या विदेशी भाषा से आए हुए शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं, और इन शब्दों के उद्भव का कोई आधार नहीं होता है, कोई पता नहीं होता है, और लेकिन उनका हम प्रयोग करते हैं और उनको एक विशेष अर्थ में ग्रहण भी करते हैं। ये हिंदी भाषा के अपने शब्द होते हैं, और इन्हीं हिंदी भाषा का ही शब्द मान करके हम इनको अपने शब्दकोश में स्थान देते हैं। इन शब्दों का प्रयोग उस भाषाभाषी समाज में भी प्रारंभ हुआ, अर्थात ये सही मायने में भाषा के अपने शब्द हैं। हिंदी के कई बहुवचनित शब्द जैसे पेड़ है, लड़का, खिड़की आदि देशज शब्द हैं। इनका कहीं कोई बैलगाड़ी है तो इनका कहीं कोई उद्भव का लोटा है, बाल्टी है। ये ऐसे शब्द हैं जिनके उद्भव का सही कोई ज्ञान नहीं होता है, फिर भी इनका प्रयोग होता है और इनका अपना अर्थ होता है। ये शब्द बाहर के स्रोतों से, इनमें कुछ देशज ऐसे भी है जो बाहर के स्रोतों से आए हुए होते हैं, जिन्हें दिन की सुविधा के लिए हम मुख्यतः 3 बिंदुओं में बांट सकते हैं, जिनमें आर्य परिवार की भाषाओं से जो आए हुए शब्द हैं, जैसे मराठी में लागू है, चालू है, ये मराठी शब्द है। बंगला में जैसे गल्फ है, कहानियों के लिए कहा जाता था, कथा के लिए, तो गल्फ हिंदी में आया है। इसी प्रकार से भारत के अन्य भाषा परिवारों से जो शब्द आए हुए हैं, जिनमें द्रविड़ भाषा परिवार है, जिनमें मीन है, प्राचीन, इडली, सांबर आधुनिक शब्दों के रूप में प्रयोग होते हैं, चलन में दिखते हैं। मुंडा, कोड़ी, इस तरह विदेशी भाषाओं से भी इसी प्रकार कुछ शब्द आए हुए हैं जिनका हम प्रयोग करते हुए देखते हैं या प्रयोग करते हैं अपने आम व्यवहार में, बातचीत में। इस वर्ग में हजारों शब्द हमें प्रयुक्त होते हुए दिखते हैं, जैसे अंग्रेजी से साइकिल है, रेल टिकट, स्टैंड, निब, स्टोव, टेलीफोन, मोबाइल, कार, मशीन, फैन इत्यादि ऐसे तमाम शब्द हैं जो इंग्लिश या अंग्रेजी भाषा के हैं, जिनका हम लोग सामान्यतः प्रयोग करते हैं। भारत में इस्लामी शासन के दौरान उर्दू भाषा का जो विकास हुआ, उनमें हजारों अरबी, फारसी भाषा से आए हुए शब्द हिंदी में घुल मिल गए हैं, और उन शब्दों का प्रयोग हिंदी शब्दों के रूप में ही होता है। मुगल तुर्कों का भी यहाँ शासन रहा, और ऐसे जो स्वाभाविक है कि उनकी भी जो शब्दावली है, उनकी भी जो सामाजिक परिवेश में अधिक बोली जाने वाले शब्दों का जो चलन रहा है, वो भी हिंदी में काफी संख्या में ऐसे शब्द हिंदी में आए हैं। उदाहरण के तौर पे हम अरबी शब्दों की अगर बात करें तो कुछ एक शब्दों का उदाहरण देकर के इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हिरासत है, हिरासत शब्द उसको हिरासत में ले लिया गया, कैद में ले लिया गया, तो हिरासत में लेना यह अरबी भाषा का शब्द है। अखबार है, न्यूज़पेपर हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, उसके लिए समाचार पत्र का प्रयोग भी करते हैं हिंदी के शब्द के रूप में। लेकिन अखबार शब्द भी बहुत चलन में है जो अरबी भाषा का है। या हमें दफ्तर जाना है, ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, दफ्तर शब्द भी अरबी भाषा का है। इसी प्रकार से बगावत है, किला है, सलाम है, कस्बा है, ताबीज़ है, फरिश्ता, तकदीर, गुनाह, या औरत शब्द है। औरत कितना चलन में, बहुत चलन में है। औरत शब्द भी कहीं न कहीं मूलतः ये अरबी भाषा का शब्द है औरत, और उसका हम लोग
हिंदी के शब्द के रूप में बहुत प्रयोग करते हैं। मन्नत करना या ताबीज बांध देना इत्यादि शब्द बहुत चलन में है। ये अरबी के शब्द हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम देखते हैं कि हिंदी में होता है। यानी कि हिंदी का जो शब्द भंडार है उसे समृद्ध बनाने में इन शब्दों का बहुत बड़ा योगदान है। और इन शब्दों के प्रयोग में या इन शब्दों को अपनाने में हमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। यदि हिंदी को समृद्धशाली बनाना है, हिंदी को उन्नतशील बनाना है, हिंदी को आगे ले जाना है, हिंदी को सर्वजन सुलभ बनाना है, तो इसके लिए हमें ऐसे तमाम शब्दों को सहजता के साथ ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपने भीतर और विकसित करनी होगी। हालांकि हिंदी की प्रवृत्ति है कि बड़ी सहजता से उसके आसपास जो भी भाषाएं आती हैं उसे वो आत्मसात कर लेती है, उसे अपना लेती है और अपने रूप में उसकी अभिव्यक्ति करने लगती है। और ये प्रवृत्तियां जिस भाषा में जितनी अधिक संख्या में होगी, जितनी अधिक रूप में होंगी, वो भाषा उतनी ही सशक्त होगी। हम अभी हाल का उदाहरण आपको दें विद्यार्थियों की, जैसे समोसा शब्द हुआ। अब समोसा शब्द को बहुत पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, शब्दकोश ने अपने भीतर स्थान दे दिया कि समोसा क्या होता है, उसके बाद भी उसको डिफाइन करते हैं। यानी कि समोसा को वो यथावत अपने प्रयोग में लाने लगे हैं और वो शब्द हिंदी का होते हुए भी, हिंदी का अपना निजी शब्द होते हुए वो अंग्रेजी भाषा में प्रयोग हो रहा है और अंग्रेजी ने उसको अपने शब्दकोश में स्थान दिया है। तो हमें शब्दों को लेने में, शब्दों को आत्मसात करने में, शब्दों के प्रयोग में स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, कोई भाषागत बंटवारा नहीं करना चाहिए, ताकि हिंदी समृद्धिशाली हो सके। हिंदी की जो संप्रेषणीयता है, हिंदी का जो लेखन कौशल है वो विकसित हो सके, हिंदी का जो व्यवहारिक स्वरूप है, व्यवहारिक रूप है, वो अधिक समृद्धशाली और सशक्त हो सके। और इसको हम तभी समृद्धशाली बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं, जब हम उसके महत्व को जानते हो, समझते हो। और जब हम उसके महत्व को समझेंगे और उस भाषा के उद्भव और विकास को समझेंगे, विकास की उस प्रक्रिया को समझेंगे, तो हम उसका सही प्रयोग करेंगे, शुद्धता के साथ प्रयोग करेंगे और सटीक प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से हम बात कर रहे थे कि अन्य भाषाओं से आए हुए शब्दों की, तो उसमें हम देखते हैं कि फारसी भाषा के भी बहुत सारे शब्द हैं, अरबीकेतर भी, जिन्हें हम हिंदी में बहुतायत प्रयोग करते पाए जाते हैं, जिनमें हमारी दिनचर्या में शामिल शब्दों की अगर बात करें, नमक है। नमक मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन नमक के अलावा हम और किसी शब्द का हिंदी में आजकल प्रयोग ही नहीं करते हैं। फारसी भाषा का जो नमक शब्द है वो हिंदी में हिंदी शब्द के रूप में प्रयोग हो रहा है। इन उदाहरणों को देने का आशय मेरा यह है कि हमारे विद्यार्थी ये जान सके कि किस प्रकार से एक भाषा अपना विशाल रूप ग्रहण करती है, कैसे उसकी शब्द संपदा समृद्ध होती है, उसके लिए विभिन्न भाषाओं का योगदान होता है। और ये भाषागत जो अवदान है, योगदान है, वो कहीं न कहीं हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप में, एक समाज विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप में वो उत्पन्न हुए शब्द होते हैं, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रहण करते हुए एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उन शब्दों को देती जाती है और उन शब्दों का जो अर्थ है वो उनके उच्चतन में विद्यमान होता है और वो शब्द कहते ही बाहर तक अपने आप व्यक्त होने लगता है। इन्हीं शब्दों के रूप में हम देखते हैं कि पर्दा है, दरी, जंजीर, चपाती, गुलाब, गुलाब का फूल है, या आस्तीन, अंगूर, अंगूर का फल है। अंगूर ये भी फारसी भाषा का शब्द है। खुदा, खुशामद, जमीन, सरकार, सरकार कितना चलन में है, लेकिन सरकार भी फारसी भाषा का शब्द है। आबाद, आस्तीन इत्यादि, सिफारिश इत्यादि शब्द फारसी भाषा के हैं, लेकिन उनका हम यथावत हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तुर्की भाषा के शब्दों की बात करें तो तुर्की से भी बहुत सारे शब्द हिंदी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, हिंदी शब्दकोश में अवस्थित हैं। इन शब्दों में हम बात करें तो दरोगा, बारूद, बंदूक, कुली, बेगम, बहादुर, या तोप है, तमगा है। दरोगा तो बहुत प्रयोग होता है, आप लोग आज भी दरोगा शब्द का प्रयोग करते हुए देखते हैं। तो लाश है, बंदूक है, कुली है, इत्यादि सारे तुर्की शब्द हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कभी हमारे ध्यान में ये नहीं आता है कि किस भाषा का है, हम उनका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उनके स्रोतों के बारे में अवगत नहीं होते हैं। लेकिन इन शब्दों के स्रोतों से हमें परिचित होना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि इन शब्दों की जो अर्थवत्ता है, इन शब्दों से जो अर्थ व्यक्त हो रहा है, वो अचानक नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक लंबी यात्रा उन शब्दों की छिपी हुई है।
और जिन यात्राओं के माध्यम से वो शब्द इस रूप में हमारे सामने व्यक्त होते हुए अपने अर्थों को कर पाते हैं, करने में सक्षम होते हैं। फ्रांसीसी या जापानी भाषा आदि के जो शब्द हैं वो अंग्रेजी माध्यम से आए हमारे शब्दकोश में, क्योंकि हिंदी भाषा क्षेत्र से इन भाषाओं का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। लेकिन पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के आने से पहले भारत के कुछ एक क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित कर दिया था। हिंदी में पुर्तगाली के भी कई शब्द हमें दिखाई देते हैं जो या तो सीधे हिंदी से आए हैं, हिंदी में आए हैं, या भारतीय अन्य भाषाओं से होते हुए हिंदी में पहुंचे हैं। जैसे पुर्तगाली शब्दों की बात करें तो पादरी है, काजू है, चाबी, चाबी, बिस्कुट, कमीज, तौलिया। तौलिया बहुत चलन में है। तौलिया शब्द आप पुर्तगाली शब्द है। तौलिया का हम उपयोग भी करते हैं और उपयोग भी करते हैं, लेकिन उसका जो स्रोत है वो पुर्तगाली शब्द है। विदेशी भाषाओं से शब्द ग्रहण करने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और हर भाषा में चलती रहती है। तो इस प्रक्रिया को लेकर के या शब्दों को अपनाने की इस प्रक्रिया को हमें उसी रूप में ले लेना चाहिए। इसके बारे में कोई संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई भराव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। इन्हें उदात्त भाव से, उदात्त रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। आज भी हम नए विचारों को मूल शब्द के रूप में ग्रहण करते हैं। इससे भाषा समृद्ध होती है, भाषा जीवंत होती है। ऐसे नए शब्द है जैसे स्पुतनिक है, सॉफ्टवेयर है, इत्यादि शब्द भी आजकल चलन में है और इन शब्दों को भी हमें लेने में कोई संकोच नहीं है और इससे हमारी भाषा कहीं न कहीं अधिक मजबूत और सशक्त होती है। उदाहरण के तौर पर कुछ तद्भव शब्दों का और तद्भव शब्दों के उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने समझा, तो ये व्यवहारिक हिंदी का एक प्रारूप है, उसका स्वरूप है। इसी प्रकार शब्दों का जो अर्थ पक्ष है उस पर भी हम थोड़ा विचार कर लेते हैं कि किसी शब्द का जो अर्थ है वो वही अर्थ क्यों होता है, उससे भिन्न अर्थ उसका क्यों नहीं हो सकता है, यह हमें विचारणीय है। वस्तुतः जो भाषा है या शब्द भाषा में अर्थ के वाहक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। शब्दों के माध्यम से हम अपने मन में एक अर्थ को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, परंतु शब्द और अर्थ का संबंध तलवार और ज्ञान की तरह होता है। शब्दार्थों सहितो भाव्यम, भामा ने कहा है कि शब्द और अर्थ जो सहित भाव है वही साहित्य है या वही शब्द है, या नहीं है कि हर शब्द का एक ही अर्थ हो। एक अर्थ से अलग भी या भिन्न भी अर्थ उसके हो सकते हैं। कहीं एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और कहीं 2-3 अर्थ भी एक शब्द के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, या ऐसी स्थिति में हम शब्दों के भिन्न अर्थ कैसे समझ सकते हैं, ये भी विचारणीय प्रश्न है और एक कठिन चुनौती भरा प्रश्न भी है विद्यार्थियों के सामने की जब एक शब्द के जैसे सारस शब्द है उसको हम लोग संस्कृत शब्दकोश में देखते हैं कि शब्दकोश में सारस के करीब 70 अर्थ दिए गए हैं। तो इन एक ही शब्द के जो भिन्न भिन्न अर्थ हैं उन भिन्न अर्थों से हम कैसे परिचित हो सकते हैं, तो इसका एक सीधा सा उत्तर है कि उनके प्रयोग के आधार पर ही हम उनके अर्थों की भिन्नता से परिचित हो सकते हैं। इसलिए शब्दों के प्रयोग पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए और ये तभी संभव हो सकेगा जब हम उसके विभिन्न अर्थों से परिचित होंगे। अर्थ विज्ञान में हम भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन करते हैं। शब्द और अर्थ के संबंध पर विचार करने के लिए हमने मुख्यतः 4-5 कोटियों में विभक्त करके समझ सकते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो समरूपी शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ जिनके निकलते हैं, ऐसे समरूपी शब्द है। उन शब्दों में जैसे मान लीजिए पर है, तो पर को पंथ भी कहते हैं। पर का अर्थ लेकिन भी होता है, परंतु भी होता है और ऊपर भी होता है। पर ऊपर। तो हमने देखा कि एक ही शब्द है पर और उसके पंथ लेकिन परंतु या ऊपर भी उसके अर्थ ध्वनित होते हैं। तो इन अर्थों की भिन्नता को उसके प्रयोग के आधार पर ही तय कर पाएंगे। जैसे कल है, कल दूसरा दिन, कल मसीह के अर्थ में भी प्रयोग होता है और कल चयन के अर्थ में भी प्रयोग होता है। मगर है, मगर का अर्थ परंतु या लेकिन। मगर एक प्राणी का भी नाम है, मगरमच्छ है, मगर जो जल में रहता है, तो एक मगर भी है। तो मगर कब लेकिन या एक प्राणी के रूप में प्रयुक्त होगा, इस अर्थ को भी तभी समझ पाएंगे जब
उसके प्रयोग को, उस प्रयोग की पूरी संरचना को समझते हुए उसके अर्थ को ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। इसका प्रमुख कारण है कि भिन्न भिन्न स्रोतों या प्रकारों से आने वाले या बनने वाले जो शब्द हैं वो एक जैसे लगते हैं या उनको एक जैसा लिखा जाता है। इसके बाद भी उनके अर्थ को स्पष्ट तभी समझा जा सकता है जब हम उसके विभिन्न रूपों से परिचित हों। जैसे मेल है, हिंदी मिलना क्रिया से मेल यानी मित्रता, लेकिन वहीं पर अंग्रेजी में मेल MAIL मेल शब्द बना हुआ है, तो हिंदी रूप में उसको बैलगाड़ी भी बोल देते हैं। इसी तरह से बरस है, संस्कृत वर्ष से बना है, एक साल, बरस यानी कि एक साल। आम है, संस्कृत के आम्र से बना है, एक फल होता है, और आम है अरबी से बना हुआ है, जिसका साधारण या आम जनमानस या साधारण लोग, सामान्य लोग। तो इस तरह हम लोग देखते हैं शब्दों का समरूप भी हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार शब्दों का पर्याय रूप से भी हमें परिचित होना आवश्यक है। शब्दों के पर्याय रूप भी हमें दृष्टिगत होते हैं, उन पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है। जब एक से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है तो वे पर्याय कहलाते हैं। व्याकरण में इन शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्दों का उदाहरण के रूप में हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे सूरज है। अब सूरज शब्द के विभिन्न पर्यायवाची हैं, जिनमें कुछ एक पर्यायवाची के शब्दों के रूप में हम लोग सूरज का सूर्य, भानुरव, दिवाकर या आफताब शब्दों का प्रयोग देखते हैं पर्यायवाची शब्द के रूप में। इसी प्रकार से कमल शब्द है, इसका पंकज, नीरज, राजीव, पद्म, अम्बुज, सरोर और सरसिज पर्यायवाची शब्द के रूप में इसका प्रयोग होता है। चंद्रमा या चंद्र के पर्यायवाची के रूप में चंद्रमा, राकेश, मेहताब, चांद, निशाकर इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। अब सवाल यह है कि ऐसा कौन सा कारण है कि एक ही वस्तु के लिए इतने सारे शब्द हैं? क्या हम इन सारे शब्दों का समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं? कुछ विद्वान मानते हैं कि भाषा में वास्तव में पर्याय होते ही नहीं है, क्योंकि हर शब्द का अपना अर्थ होता है और अपने उसके अर्थ की अपनी महत्ता होती है, अपना उज़र होता है। हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है, इसलिए उनका पर्यायवाची संभव नहीं है। हम सूरज डूब गया कहेंगे, दिवाकर डूब गया कभी नहीं कहेंगे। इसी तरह से आप बोलचाल में हम प्रायः किसी एक शब्द को ही व्यवहार के लिए लेते हैं, से जो शेष शब्द है वो शैलीगत है। जैसे उर्दू बोलने वाला आफताब कहेगा, या साहित्यिक है, साहित्यकार इन शब्दों का अपनी रचना के सौंदर्य के लिए प्रयोग कर सकता है, विभिन्न शब्दों का एक उसके पर्यायवाची शब्द के रूप में। इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी में सूर्य, सूरज दोनों ही सामान्य बोलचाल के शब्द है। वक्ता ही इनमें से अपने व्यवहार का शब्द चयन करता है। कोई सामान्यतः सूरज कहता है, कोई इंसान सूर्य बोलता है। एक व्यक्ति के लिए दोनों पर्याय नहीं होते हैं। कई कई भाषा में दो तीन शब्द अर्थ के समान अर्थ के रूप में प्रयोग होते हैं, फिर भी उनके प्रयोगों में साफ जो भिन्नता है वो दृष्टिगत होती है, दिखाई देती है। तो इनको हम देखते हैं कि भिन्न अर्थों में इन शब्दों का हमें प्रारूप दिखाई देता है। इसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों शब्द कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे घर गृह के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है, और इनके जो प्रयोग हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और घर घर के स्थान पर गृह का प्रयोग उचित नहीं है। घर बसाना को गृह बसाना नहीं कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में। ये प्रयोग है घर जाना, बहुत मन में घर कर जाना, घर उजड़ना, घर छोड़ना, या गृह कला, गृह लाभ, गृह त्याग इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिनका गृह के साथ ही प्रयोग करते हैं, न कि घर के साथ करते हैं। शैली की दृष्टि से भी पर्याप्त पर्यायों का विशेष महत्व है। उर्दू शैली में हम सूरत की तुलना मेहताब से करेंगे और हिंदी में मुख को चंद्र के समान ही कहेंगे। शैली की विशेषता के संदर्भ में आगे साफ लोगों पर हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे विलोम शब्द हुआ, विलोम शब्द यानी कि भिन्नार्थक शब्दों के रूप में भी शब्दों का प्रयोग होते हुए पाते हैं। इसी प्रकार हिंदी में अनेकार्थी शब्द का रूप दिखाई देता है, जिसमें शब्द एक ही होता है लेकिन उन शब्दों के अनेक अर्थ में दृष्टिगत होते हैं, दिखाई देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सह प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हिंदी शब्द संपदा है
तो विभिन्न स्रोतों से किस प्रकार से निर्मित होती है। शब्द निर्माण की अपनी प्रक्रिया है जो सातत्य चलती रहती है। जैसे नया है उसमें नयापन उपसर्ग लगा करके भी बनाते हैं, प्रत्यय लगा करके भी नए शब्दों को गढ़ते हैं। तो इस प्रकार हिंदी शब्द संपदा का जो स्रोत है वो अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदीतर जो भाषाएं हैं, विभिन्न जो प्रांतीय भाषाएं हैं, हिंदीतर भाषाएं हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और इस योगदान को हमें सराहना चाहिए और बिल्कुल निसंकोच इन शब्दों को हिंदी में शामिल करना चाहिए। और हिंदी में ऐसे तमाम शब्द हैं जो लगातार शामिल हो रहे हैं, उनका प्रयोग हो रहा है। शब्द रचना में जो व्युत्पत्ति शब्द है उनका भी अति महत्वपूर्ण स्थान है, उपसर्ग प्रत्ययों का अति महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी को समृद्धशाली भाषा बनाने में इन विभिन्न उपयुक्त विभिन्न शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन शब्दों को हम अगर ध्यान में रख करके इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तभी उसका सही और सार्थक प्रयोग हम कर सकेंगे, तभी हम हिंदी के व्यवहारिक रूप और स्वरूप से परिचित हो सकेंगे और अपने लेखन कौशल को विकसित कर सकेंगे, हिंदी के व्यवहारिक प्रयोग को विकसित कर सकेंगे। इसी के साथ आज के व्याख्यान का या पहला व्याख्यान मैं समाप्त करता हूँ, यही विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।